नमस्कार साथियों, मेरा नाम है निखिल यादव और आप सभी का स्वागत है मेरे इस यूट्यूब चैनल स्मार्ट क्लासेस बाय निखिल, जहां मैं आपको पिछली वीडियो में कक्षा 10 की दूसरे चैप्टर अम्ल, क्षार एवं लवण की शुरुआत किया था, जिसका पार्ट 1 मैंने आपको कल पढ़ाया था और आज इस वीडियो में मैं आपको पार्ट 2 के द्वारा उस पूरे चैप्टर को कंप्लीट करता हूं। तो आइए इस चैप्टर की हम शुरुआत करते हैं और देखते हैं हम कि कल हमने क्या-क्या पढ़ा था। जैसा कि आपने कल के वीडियो में आपने देखा था कि ये आपका अम्ल, क्षारक एवं लवण का पहला पार्ट था, जिसमें मैंने ये बताया कि अम्ल तथा क्षारक की परिभाषाएं क्या होती है, जहां मैंने बताया कि अम्ल किसे कहते हैं, क्षार किसे कहते हैं। दूसरा टॉपिक हमने पढ़ा था अम्ल एवं क्षारक के भौतिक एवं रासायनिक गुण, जहां पे मैंने अम्ल के भौतिक गुण और क्षार के भौतिक गुण, इसके अलावा अम्ल और क्षार के रासायनिक गुणों को मैंने आपके साथ डिस्कस किया था। तीसरा जो मैंने आपको टॉपिक पढ़ाया था वो था उदासीनीकरण अभिक्रिया, जिसमें मैंने ये बताया था कि जब आप अम्ल और क्षार को एक दूसरे के साथ क्रिया करवाते हो तो उससे जो लवण बनता है, इस पूरी प्रोसेस को हम लोग उदासीनीकरण अभिक्रिया कहते हैं। चौथा जो हमने टॉपिक पढ़ा था वो था अम्ल एवं क्षारक सूचक, मतलब जिसमें हमने ये पढ़ा कि सूचक किसे कहते हैं और सूचक होता क्या है, और कई सारे हमने सूचक के बारे में पढ़ा था कि जब इसको अम्ल में डालेंगे तो उसका कलर कैसा होता है और क्षार में जब इसका उपयोग करते हैं तो कैसा कलर आता है। इसके बाद हमने जो अगली टॉपिक पढ़ी थी वो था पीएच स्केल या पीएच पैमाना, जिसमें हमने ये जाना था कि पीएच होता क्या है, पीएच का गणितीय रूप क्या है, इसके अलावा पीएच के बारे में सबसे पहले किसने बताया था। इसके बाद हमने ये देखा था कि पीएच और पीओएच में क्या संबंध होता है। इस चीज को हमने कल कल की क्लास में डिस्कस कर लिया था। इसके अलावा जो लास्ट टॉपिक कल का था वो था दैनिक जीवन में पीएच का क्या इंपॉर्टेंस था, जिसमें हमने ये देखा कि मिट्टी में पीएच मतलब अम्लीयता मिट्टी की बढ़ जाती है तो क्या होता है, क्षारीयता बढ़ जाती है तो क्या होता है, फिर इसको हम बैलेंस कैसे करते हैं, ये सारी चीजें हमने कल के वीडियो में डिस्कस की थी। तो अगर आपने ये इससे पहले वाली वीडियो नहीं देखे हैं तो वो आप इस वीडियो को जाकर के देख सकते हैं और अपने सारे कॉन्सेप्ट को क्लियर कर सकते हैं। अब आज आज के इस वीडियो में हम इसके आगे की जो टॉपिक बचे हुए हैं उनको हम क्लियर कर देते हैं और हम आपसे ये बताना चाहेंगे कि आज जो जो टॉपिक हम पढ़ाने वाले हैं वो लगभग हर साल आपके बोर्ड एग्जाम में आते हैं। तो इस वीडियो को आप बहुत ध्यान से देखिएगा और एक एक करके सारी चीजें क्लियर कर लीजिए, जिससे आपके बोर्ड एग्जाम में जो भी क्वेश्चन आए आपको वो करने में प्रॉब्लम नहीं हो, और मैं आपको ये बताऊंगा कि उस क्वेश्चन को आप लोग टैकल कैसे कर सकते हो। तो आइए उस चीज को हम देखते हैं। जैसा कि आपको मैंने इस आज के वीडियो में आपको कौन कौन से टॉपिक पढ़ाने वाला हूं। जैसे पहला जो आपका टॉपिक है वो है क्लोर एवं क्षार प्रक्रिया। अब सबसे पहले हम इसमें ये जानेंगे क्लोर और क्षार प्रक्रिया होती क्या है। इसमें हम पहला टॉपिक क्लोर क्षार प्रक्रिया को डिस्कस करेंगे, जिसमें हम ये जानेंगे कि सोडियम हाइड्रोक्साइड कैसे बनता है और इसके भौतिक एवं रासायनिक गुण क्या होते हैं और इसका उपयोग कहाँ करते हैं। दूसरी जो टॉपिक आपकी है वो है विरंजक चूड़, इसे हम देखेंगे कि विरंजक चूड़ क्या होता है, ये किसी भी कपड़े का कलर को कैसे चेंज कर देता है और इसके भौतिक गुण एवं रासायनिक गुण को हम आपके साथ डिस्कस करेंगे। तीसरा जो आपका टॉपिक आज का होगा वो होगा आपका धावन सोडा, जिसमें हम ये पढ़ेंगे कि धावन सोडा होता क्या है, ये बनता क्या है, इसका रासायनिक नाम क्या है, इसका रासायनिक सूत्र क्या है और इसका सामान्य नाम क्या है। इसके साथ साथ हम इसके भौतिक एवं रासायनिक गुण का भी अध्ययन करेंगे। चौथा जो आपका टॉपिक है वो है खाने वाला सोडा। इसे हम देखेंगे कि खाने वाला सोडा ये होता क्या है, इसका रासायनिक नाम, इसका रासायनिक सूत्र और साथ में इसके बारे में और जानकारी, जैसे इसका उपयोग और इसका भौतिक गुण, इसका रासायनिक गुण, ऐसे सारे पॉइंट को हम डिस्कस करेंगे। और लास्ट आपका इस चैप्टर का जो टॉपिक होगा वो होगा प्लास्टर ऑफ पेरिस। जैसा कि आपने सुना होगा कि जब हड्डियां टूट जाती हैं तो उसमें हम प्लास्टर करवाते हैं। तो ये सारी चीजें क्या होता है, कैसे करवाते हैं, या फिर इसमें हमें क्या क्या पढ़ना है, इसका रासायनिक नाम क्या है, इसका रासायनिक सूत्र क्या होता है, इसको हम लोग सामान्य नाम में क्या जानते हैं, इसके भौतिक गुण और साथ साथ इसके रासायनिक गुण का भी हम अध्ययन करेंगे। और साथ ही में पिछले कुछ सालों में आए हुए इन सारे टॉपिक से जो क्वेश्चन हैं उनको हम डिस्कस करेंगे और अच्छे से पढ़ेंगे कि क्या क्या होता है और इसके आंसर आपको कैसे लिखने हैं वो भी मैं आपको दिखाऊंगा और आपको अच्छे से उसका डिस्कशन करूंगा। देखिए अब आपकी जो पहली टॉपिक है क्लोर क्षार प्रक्रिया। कुछ बच्चों को ऐसे समझ में नहीं आता कि इसका क्वेश्चन पूछता कैसे है या फिर क्वेश्चन एग्जाम में कैसे आता है तो हम उसको टैकल कैसे करेंगे,
उसको हम उसकी आंसर राइटिंग हम कैसे करेंगे या फिर उसके आंसर को हम कैसे लिखेंगे। तो सबसे पहले आप ये देखिए क्वेश्चन आता कैसे है, क्योंकि जब क्वेश्चन आपको समझ में आ जाएगा कि कैसे आता है तो हम आंसर लिखना आपको बता देंगे। जैसा कि यहाँ पे आपको क्वेश्चन दिख रहा होगा कि क्लोर क्षार प्रक्रिया से आप क्या समझते हैं एवं इससे प्राप्त उत्पाद के उपयोग को लिखिए। इसमें हम ये जानेंगे या फिर इसमें क्वेश्चन ये पूछ रहा कि क्लोर क्षार प्रक्रिया होता क्या है, इसमें जो उत्पाद बनता है उनका उपयोग हम कहाँ कहाँ करते हैं। जैसा कि आपको इस बोर्ड पे दिख रहा होगा कि ये क्वेश्चन आपको 2020, 2022, 2023 और साथ में 2025 के एग्जाम में पूछा गया था। तो ये क्वेश्चन आपको पहले से ही देख के लग रहा कि ये क्वेश्चन आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और आपको इसको अच्छे से देखना है। सेम ये जो क्वेश्चन है इसी को दूसरे लैंग्वेज में कैसे पूछेगा कि सोडियम हाइड्रोक्साइड के निर्माण का सचित्र वर्णन कीजिए। दोनों का आंसर सेम है, बस क्वेश्चन को पूछने का तरीका अलग है। इसमें आपको क्लोर क्षार प्रक्रिया के माध्यम से पूछ रहा और इसमें ये पूछ रहा कि सोडियम हाइड्रोक्साइड का निर्माण कैसे होता है एवं इसका सचित्र वर्णन कीजिए। अब इसमें जो इसका सचित्र वर्णन है, इसमें आपको एक फिगर बनवाऊंगा अपने हाथ से, ये ना कि इसमें कोई आपको डाउनलोड करके इमेज को लगा दिया गया। मैं आपको बताऊंगा कि इस इमेज को आपको कैसे बनाना है और आप आसानी से इमेज को बना लेंगे। अब जिस तरीके से मैं इस चैप्टर में पढ़ाऊंगा आपको आंसर भी सेम वैसे ही लिखना है। जैसे कि ये आपका क्वेश्चन आएगा तो आप इसके आंसर को कैसे लिखोगे। तो आइए देखते हैं कि क्लोर क्षार प्रक्रिया होता क्या है। ये आपका पहला टॉपिक है, क्लोर क्षार प्रक्रिया। जैसा कि आपको दिख रहा होगा क्लोर क्षार प्रक्रिया और इसी का नाम है सोडियम हाइड्रोक्साइड। मतलब सबसे पहले इसका नाम क्लोर क्षार प्रक्रिया क्यों पड़ा। जैसा कि आपको पता है क्लोर से यहाँ पे आपका मतलब है क्लोरीन। क्लोर का यहाँ पे आपको मतलब पता चलेगा कि इसको हम बोलते हैं क्लोरीन, और क्षार से मतलब क्षारक या फिर कोई बेस। बेस जैसा कि आपने कल पढ़ा था, या फिर इसको बोलते हैं क्षारक। तो सबसे पहले ये प्रक्रिया क्या है, एक ऐसी प्रक्रिया जिसके अंदर हम क्लोरीन को प्राप्त करें और किसी क्षारक को प्राप्त करें। तो ये पूरी प्रक्रिया आपकी क्या कहलाती है, क्लोर क्षार प्रक्रिया। और अब जैसा कि आपको पता है कि सोडियम हाइड्रोक्साइड के अंदर जिसका फॉर्मूला होता है NaOH, और आपको पता है कि हर एक क्षारक के अंदर OH आयन मौजूद होता है। तो ये आपका क्षारक मिल गया। मतलब ये एक ऐसी अभिक्रिया होगी या एक ऐसी प्रक्रिया होगी जिसके अंदर हमें क्लोरीन और साथ ही साथ एक क्षारक मिलेगा जो कि सोडियम हाइड्रोक्साइड होगा। तो आइए एक एक करके इस चीज को हम देखते हैं और अच्छे से समझते हैं। आपको अपने एग्जाम में बिल्कुल आंसर ऐसे ही लिखना है। सबसे पहले आप रासायनिक नाम, उसके बाद आप इसका सामान्य नाम और फिर रासायनिक सूत्र, और लास्ट में आप लिखोगे यहाँ पे इसको बनाते कैसे हैं, इसके बनाने की विधि क्या है। तो आइए एक एक करके इन चीजों को हम देखते हैं। जैसा कि क्लोर क्षार प्रक्रिया में मैंने आपको बताया कि एक क्षार का निर्माण होता है जिसके अंदर सोडियम हाइड्रोक्साइड बनता है। तो यहाँ पे आपका दो नाम दिया है, एक होता है रासायनिक नाम और दूसरा सामान्य नाम। अब सबसे पहले रासायनिक नाम और सामान्य नाम में अंतर क्या है। रासायनिक नाम एक ऐसा नाम होता है जिसमें हम क्षारक के सिंबल के साथ उसको लिखते हैं, और जैसा सामान्य नाम है कि हम उसको डेली लाइफ में क्या यूज करते हैं, क्या कहते हैं, तो इसको हम बोलेंगे सामान्य नाम। जैसा कि आपको पता है कि सभी नहीं, कुछ स्टूडेंट्स के ऐसे नाम होते हैं जो उनके घर के कुछ नाम अलग होते हैं और स्कूल के नाम कुछ अलग होते हैं। तो सेम उसी तरीके से है कि इसमें जो इस सोडियम हाइड्रोक्साइड का रासायनिक नाम और इसका सामान्य नाम दोनों अलग अलग है। तो एक एक करके हम इसको देखते हैं। तो सोडियम हाइड्रोक्साइड का जो रासायनिक नाम होता है उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम कहते हैं कि ये सोडियम हाइड्रोक्साइड है। सबसे पहले इसके सूत्र को लिख लेते हैं। इसका सूत्र क्या होता है सोडियम हाइड्रोक्साइड का, NaOH, ये इसका रासायनिक सूत्र है। अगला जो है इसका सामान्य नाम क्या होता है, तो इसका जो सामान्य नाम होता है वो होता है आपका कास्टिक सोडा। इसको हम लोग कास्टिक सोडा के नाम से जानते हैं। तो इसका सामान्य नाम जो हो गया वो है आपका कास्टिक सोडा। इसको हम डेली लाइफ में यही कह के बुलाते हैं कि ये क्या है, कास्टिक सोडा है। अगला जो है कि इसका रासायनिक नाम, तो ऊपर आपको दिख रहा होगा कि सोडियम हाइड्रोक्साइड, तो आप यहाँ पे लिख दीजिएगा सोडियम हाइड्रोक्साइड। ये आपका हो गया सोडियम और हाइड्रोक्साइड।
हाइड्रोक्साइड, ये हो गया आपका रासायनिक नाम। तो सबसे पहले आपको कुछ नहीं करना था इस क्वेश्चन में। आपको जब पूछेगा कि क्लोर क्षार प्रक्रिया से आप क्या समझते हो, तो सिंपल सा आपको हेडिंग लगा लेनी होगी, क्लोर क्षार प्रक्रिया या फिर सोडियम हाइड्रोक्साइड, जिसमें आप सबसे पहले इसका रासायनिक नाम लिखोगे। आपको पता होना चाहिए कि क्लोर क्षार प्रक्रिया में सोडियम हाइड्रोक्साइड बनता है, तो उसका रासायनिक नाम आपका हो जाएगा सोडियम हाइड्रोक्साइड। इसका सामान्य नाम जिसको हम कहते हैं कास्टिक सोडा, तो वो हो जाएगा आपका कास्टिक सोडा। इसके अलावा इसका जो रासायनिक सूत्र होता है वो होता है NaOH। बिल्कुल सिंपल था, आपको रासायनिक नाम, आपको सामान्य नाम एवं इसका रासायनिक सूत्र पता चल गया। अब सबसे पहले हम इस चीज को देखते हैं कि इसको हम बनाते कैसे हैं, या फिर सोडियम हाइड्रोक्साइड को बनाने की विधि क्या है। जैसा कि कल मैंने आपको बताया था कि जब अम्ल और क्षार को एक दूसरे के साथ क्रिया करवाते हैं तो लवण बनता है। तो यहाँ पे हम एक चीज, कल हमने एक एग्जांपल देखा था कि जब आप सोडियम क्लोराइड को देखते हैं, एक बार पहले इस चीज को हम देखते हैं कि ये बनता कैसे है। तो देखिए यहाँ पे आपको लिखा क्या है, बिल्कुल लाइन पे आपको ध्यान देना है, जो इसमें लिखा है बस उसी को हम रिएक्शन के फॉर्म में लिख देंगे, जिससे ये आपकी बनाने की विधि का पता चल जाएगा। जैसे यहाँ पे आपको लिखा होगा कि सोडियम क्लोराइड के जलीय विलयन में विद्युत धारा को प्रवाहित करने पर यह वियोजित होकर के सोडियम और हाइड्रोक्साइड में परिवर्तित हो जाता है। तो सिंपल से क्या चीज लिखी थी, जैसे सोडियम क्लोराइड को जब आप जल के साथ क्रिया कराओगे तो आपको पता है कि सोडियम हाइड्रोक्साइड मिलता है, और इस चीज को हम क्या करेंगे, इक्वेशन के फॉर्म में, रासायनिक समीकरण के फॉर्म में लिखेंगे। सबसे पहले क्या लिखा था, सोडियम क्लोराइड। तो आपको जैसे पता है कि सोडियम क्लोराइड को हम कैसे लिखते हैं, NaCl, ये आपका हो गया सोडियम क्लोराइड। इसके बाद इसको क्या बोला, जलीय विलयन में। जलीय विलयन का मतलब H2O में हम जब मिलाएंगे तो सिंपल सा जैसे लिखा है वैसे आपको लिख देना। यहाँ पे जब हम इसको H2O के साथ रिएक्शन करवाते हैं तो हमें क्या मिलता है, हमें मिलता है सोडियम हाइड्रोक्साइड। तो ये आपका हो गया सोडियम और यहाँ पे हाइड्रोक्साइड। इसके साथ ही हमें क्या मिलता है, इसके साथ हमें दो और गैसेस मिलती हैं। गैसेस मतलब एक हाइड्रोजन गैस और दूसरा क्लोरीन गैस। कैसे मिलता है वो हम अभी आगे बात करेंगे, पर अभी आपको ये लिखना है कि इसके साथ आपको हाइड्रोजन गैस मिलेगी और साथ में क्लोरीन गैस का भी निर्माण होगा। अब जब गैस होता है तो मैंने कल बताया था कि यहाँ पे आपको एरो का सिंबल लगाना है, ताकि ये क्या, ये दिखाता है कि यहाँ से गैसेस निकल रही हैं। अब आपको दिख रहा होगा कि ये जो समीकरण है वो आपका बैलेंस नहीं है। क्यों, क्योंकि यहाँ पे Na इधर, मतलब सोडियम के एक परमाणु तो इधर भी एक है, क्लोरीन का यहाँ पे एक है, लेकिन यहाँ पे क्लोरीन का दो है। इसके अलावा इधर हाइड्रोजन दो है और इधर आपके जो हाइड्रोजन है वो तीन है। इसके अलावा यहाँ पे ऑक्सीजन एक है, तो यहाँ पे ऑक्सीजन। तो यहाँ पे आपको क्लोरीन के दो परमाणु करने के लिए यहाँ पे आपको 2 से मल्टीप्लाई कर देना पड़ेगा। जब आप यहाँ 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो यहाँ पे सोडियम भी 2 हो गया। इसका मतलब आपको यहाँ पे सोडियम, यहाँ पे 2NaOH में भी 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। जब आप यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो ये आपका बैलेंस हो गया। लेकिन यहाँ पे आपको दिख रहा होगा कि इधर ऑक्सीजन की संख्या 3 है और यहाँ पे ऑक्सीजन की संख्या 2 है। तो अगर हम यहाँ पे H2O में 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, जैसे यहाँ पे आप 2 से यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दिए तो ये आपका यहाँ पे हाइड्रोजन 4 हो गया, इधर भी हाइड्रोजन आपका 4 हो गया, यहाँ पे ऑक्सीजन 2 हो गया, तो यहाँ पे भी आपका ऑक्सीजन 2 हो गया। इसका मतलब ये बैलेंस आपका, ये जो इक्वेशन है वो आपका बैलेंस हो गया, ये जो रासायनिक समीकरण है वो आपका संतुलित हो गया। तो सिंपल सा पहले आपको क्या याद रखना है कि क्लोर क्षार प्रक्रिया के अंदर जब आप लिखना स्टार्ट करोगे तो आप ये लिखोगे कि इसका रासायनिक नाम क्या होता है, जो कि सोडियम हाइड्रोक्साइड। इसका सामान्य नाम क्या होता है, ये होता है आपका कास्टिक सोडा। और तीसरा इसका सूत्र क्या होता है, तो वो होता है सोडियम हाइड्रोक्साइड। अब इसके बाद हम लिखते हैं बनाने की विधि, मतलब ये बनता कैसे है। तो सिंपल सा, जब सोडियम क्लोराइड को जलीय विलयन में या जलीय विलयन के साथ हम लोग अभिक्रिया करवाते हैं तो ये वियोजित होकर के सोडियम हाइड्रोक्साइड में परिवर्तित हो जाता है। और इस अभिक्रिया को करवाने के लिए इसके अंदर हमें विद्युत धारा को प्रवाहित करवाना होता है। तो ये जो एरो है इसके ऊपर आप यहाँ पे लिख दोगे विद्युत।
इसके ऊपर आप यहाँ पे लिख सकते हो विद्युत, मतलब इसमें विद्युत धारा प्रवाहित की जा रही है। तो यहां तक आपको समझ में आ गया कि सोडियम क्लोराइड के जलीय विलयन में विद्युत धारा प्रवाहित करने पर या विद्युत को प्रवाहित करने पर यह वियोजित होकर के सोडियम हाइड्रोक्साइड बनाता है। इस पूरी प्रक्रिया को आप क्लोर क्षार प्रक्रिया कहते हैं। क्लोर क्षार प्रक्रिया क्यों? क्योंकि इसके अंदर क्लोरीन गैस का निर्माण हुआ और साथ ही साथ एक क्षार भी बना। अब ये आगे क्या लिखा है, इस प्रक्रिया में एनोड पर Cl2 गैस व कैथोड पर हाइड्रोजन गैस बनता है। इस चीज को हम आगे समझते हैं कि ऐसा क्यों होता है। अब बहुत सारे लोगों को ये समझ में आ रहा होगा कि यहाँ पे जब सोडियम क्लोराइड को हम लोग जल के साथ रिएक्शन करवाते हैं तो सोडियम हाइड्रोक्साइड और साथ में HCl क्यों नहीं बना, ये क्यों ऐसा होता है हम आगे अभी बताते हैं ये। बट अभी आप ये याद रखिएगा कि सोडियम क्लोराइड को जब हम लोग जल के साथ क्रिया करवाते हैं तो अगर हम उसके बीच या फिर उसमें हम विद्युत का प्रवाह करेंगे तो वहां पे हाइड्रोजन गैस और क्लोरीन गैस भी निकलती है। अगर यहाँ पे विद्युत धारा का प्रवाह नहीं होता तो आपको यहाँ पे HCl देखने को मिलता, लेकिन ये विद्युत की वजह से यहाँ पे हाइड्रोजन गैस और क्लोरीन गैस का निर्माण हुआ। आइए अब आगे इसके हम देखते हैं कि ऐसा क्यों होता है। तो आपको एक और क्वेश्चन पूछा था इसमें कि सोडियम हाइड्रोक्साइड का निर्माण कैसे होता है। तो वही चीज है कि आपको जब वो क्लोर क्षार प्रक्रिया पूछे तो भी आपको बिल्कुल पिछली स्लाइड का जितना सब कुछ था सब आपको लिखना होगा, और सोडियम हाइड्रोक्साइड के निर्माण को भी पूछे तो भी आपको वैसे ही लिखना होगा। अब यहाँ पे है कि सोडियम हाइड्रोक्साइड बनाने की विधि का सचित्र वर्णन कीजिए, मतलब यहाँ पे हमें उसका फिगर बनाना है, या फिर क्लोर क्षार प्रक्रिया में आपको फिगर बनाना पड़ेगा। तो कैसे आप बनाएंगे, आइए एक एक करके देखते हैं बहुत ध्यान से। सबसे पहले आपको एक यहाँ पे बर्तन लेना पड़ेगा जो कि कुछ इस तरीके से होगा, और जिसके यहाँ पे आपका एक छोटा सा होल होगा। देखिए पहले मैं बना लेता हूं, फिर एक एक करके समझाता हूं। ये आपको कुछ इस तरीके से एक बर्तन लेना पड़ेगा, और इसके अंदर आपको सोडियम के साथ, जैसे आपको मैंने बताया सोडियम क्लोराइड को जब आप यहाँ पे H2O के साथ या फिर जलीय विलयन को के साथ रिएक्शन करेंगे तो ये क्या होगा, ये आपका इस तरीके से कुछ अंदर की तरह चला जाएगा, और ये आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पे ये आपका सोडियम का जलीय विलयन मिल जाएगा। और जैसे ये इसमें जाएगा, आपको पता है इसके अलावा इससे पहले आपको ये फिगर इतना बनाने के बाद आपको एक यहाँ पे झिल्ली के बारे में पता होगा, जिसको आपने पहले भी पढ़ा होगा कि जिसको हम बोलते हैं अर्धपारगम्य झिल्ली, जिसके द्वारा क्या होता है, जिसके द्वारा आपका अणु एक तरफ से दूसरी तरफ जाता है। तो इसके बीच हमको एक यहाँ पे बीच में अर्धपारगम्य झिल्ली का निर्माण कर देना पड़ेगा। ये आपका क्या है, ये आपका अर्धपारगम्य झिल्ली हो जाएगा। देखिए ध्यान से इसे, ये आपका हो गया अर्धपारगम्य झिल्ली। ये होता क्या है, ये एक ऐसी झिल्ली नुमा संरचना होती है जिसके अंदर से अणु एक तरफ से दूसरी तरफ जाते हैं। तो ये आपका हो गया अर्धपारगम्य झिल्ली। अब जैसे ही आप लोग इसके अंदर मतलब सोडियम क्लोराइड को जल के साथ क्रिया कराओगे, और साथ में यहाँ पे अगर आप इसमें विद्युत प्रवाहित करोगे, मतलब विद्युत जैसे इसमें प्रवाहित होगी तो ये सोडियम जो है ये आपका सोडियम आयन में परिवर्तित हो जाएगा, और साथ ही साथ ये क्लोरीन आयन में भी परिवर्तित हो जाएगा। और बात करें यहाँ पे जल की, तो वो आपका दो आयन में डिवाइड हो जाएगा। पहला वो आपका H+, ये पहला आपका हो जाएगा H+ आयन, और दूसरा आपका हो जाएगा OH-। ये हो गया। अब इसके बाद हम इसमें करते क्या है, इसके बाद हम इसमें दो अलग अलग रॉड लगाएंगे, जिससे हम क्या करेंगे, जिससे हम विद्युत धारा को प्रवाहित करवाएंगे। मतलब इसमें हम लोग दो विद्युत रॉड का यूज करेंगे। जैसे आपको मैं यहाँ पे एक लगा देता हूँ, ये रॉड आपका फर्स्ट हो गया, यहाँ पे ये पहला विद्युत रॉड हो गया, और दूसरा आपका यहाँ पे दूसरा हो गया। ये आपका पहला और ये दूसरा हो गया। अब आपको पता है कि जो रॉड होते हैं उसमें एक पे होगा आपका
प्लस यानी धनायन, क्योंकि इस सभी रॉड को हम लोग एक बैटरी के थ्रू जोड़ने वाले हैं, तो ये आपका हो गया धनायन और ये हो गया आपका ऋणायन। अब इसको हम क्या करते हैं, एक बैटरी के थ्रू जोड़ देते हैं। जैसे ये आपको दिख रहा होगा, यहाँ पे आप एक यहाँ पे बैटरी लगा दोगे, ये आपका यहाँ पे एक बैटरी हो गया और इसको भी हम क्या करेंगे, दूसरे रॉड से कनेक्ट कर देंगे। ये आपका हो गया। अब आपको पता है सबसे पहले क्या किए, एक बर्तन लिए जिसके अंदर हमने सोडियम क्लोराइड और को हम लोग जल के साथ रिएक्शन करवाएं और वहां पे हम विद्युत धारा को प्रवाहित करने के लिए दो रॉड लगाएं। तो क्या होता है, सोडियम क्लोराइड जो है सोडियम आयन और क्लोराइड आयन में परिवर्तित हो जाता है। इसके अलावा जो जल था वो आपका H+ और OH- यानी OH- में वो आपका विघटित हो गया। अब आपको पता है एक चीज कि ये जो सोडियम आयन है वो अपने साथ OH को ले लेगा, मतलब ये पॉजिटिव चार्ज और ये आपका नेगेटिव चार्ज, तो ये आपका बन जाएगा सोडियम हाइड्रोक्साइड, जो कि यहाँ नीचे से आपको निकल जाएगा बाहर की तरफ, तो ये आपका बन जाएगा सोडियम हाइड्रोक्साइड। और आपका जो बचा यहाँ पे H+ आयन और Cl-, ये क्या होगा, जब ये आपका H+ आयन, आपको पता है कि जो पॉजिटिव होता है, पॉजिटिव चार्ज वो हमेशा नेगेटिव चार्ज की तरफ जाता है और जो नेगेटिव चार्ज होता है वो हमेशा आपका पॉजिटिव चार्ज की तरफ जाता है। तो ये जो H+ आयन यानी हाइड्रोजन आयन है वो आपका माइनस वाले रॉड की तरफ जाता है। तो यहाँ आपका ऊपर से यहाँ एक गैस निकलेगी, जैसे ये हाइड्रोजन आयन आपका नेगेटिव रॉड की तरफ मूव होगा तो ये आपका यहीं से बाहर निकलेगी और यहाँ जहां से निकलेगा ये आपका यहाँ पे कौन सी गैस निकलेगी, ये आपको हाइड्रोजन गैस के फॉर्म में बाहर निकलने लगेगी, ये आपका हाइड्रोजन गैस हो गया। सेम उसी तरीके से ये आपका यहाँ से बर्तन यहाँ पे ऐसे ऊपर की तरफ खुला रहेगा, तो आप यहाँ पे देख लीजिएगा कैसे दिखा देते हैं। जैसे यहाँ पे ये आपका यहाँ पे बर्तन ऐसे कुछ इस तरीके से हो गया और ये बाहर की तरफ आपका एक यहाँ पे मुंह खुला रहेगा, तो ये आपका यहाँ से क्या निकलेगा, यहाँ से आपका हाइड्रोजन गैस बाहर निकल जाएगी। इसके अलावा यहाँ से भी आपका बर्तन यहाँ पे खुला रहेगा तो जिससे आपका क्लोरीन गैस बाहर निकल जाएगी। तो ये आपका यहाँ से क्या निकला, यहाँ से आपका क्लोरीन गैस निकल जाता है। देखिए कैसे, यहाँ पे ये आपका बर्तन खुला था तो यहाँ से आपकी क्लोरीन गैस बाहर निकल जाती है। तो यहाँ से क्या निकलेगा, यहाँ से क्लोरीन गैस आपकी बाहर निकल गई और यहाँ से आपका हाइड्रोजन गैस बाहर निकल गया। अब आपको एक चीज पता हो कि जहाँ पे पॉजिटिव होता है, मतलब बैटरी में जो पॉजिटिव सिरा होता है उसको हम लोग बोलते हैं एनोड और जहाँ पे नेगेटिव होता है वहां उसको हम बोलते हैं कैथोड। तो ये आपका पार्ट है एनोड और ये आपका हो गया कैथोड। सिंपल सा आपको याद रखना है, ये आपका एनोड हो गया और ये आपका कैथोड हो गया। सबसे पहले अब हम इस चीज को दोबारा से रिवाइज करते हैं। सबसे पहले हुआ क्या इसमें, सबसे पहले आपने एक बर्तन लिया, बर्तन में जब एक आपको अर्धपारगम्य झिल्ली बनानी पड़ेगी, वो उससे क्या होता है कि अणु एक तरफ से दूसरी तरफ प्रवाहित होते हैं। झिल्ली जैसे ही हम ये बर्तन लिए इसमें हम दो रॉड लगाएं, एक धनायन और एक ऋणायन, और इसको हमने क्या किया, इस दोनों रॉड को पॉजिटिव और नेगेटिव सिरा से हमने जोड़ दिया एक बैटरी का उपयोग करके। जो पॉजिटिव सिरा था उसको हम लोग एनोड बोले और जो नेगेटिव सिरा था उसको हमने कैथोड बोला। अब जैसे ही आपको पता है कि जब सोडियम क्लोराइड जल के साथ मिलता है, जब ये अंदर जाएगा विद्युत धारा प्रवाहित होने पे, तो ये सोडियम आयन और क्लोराइड आयन में परिवर्तित हो जाता है। हम इसके अलावा जो H2O था वो आपका हाइड्रोजन आयन और OH आयन में परिवर्तित हो गया। जिसके बाद क्या होता है, सोडियम आयन OH आयन के साथ रिएक्शन करता है और अपने साथ बाहर निकल जाता है, जो कि सोडियम हाइड्रोक्साइड है। इसके अलावा आपको ये पता है कि जो पॉजिटिव रॉड है वो अपने साथ नेगेटिव को खींचेगा, तो ये Cl- को अपनी तरफ खींचा और यहाँ से क्या निकली, क्लोरीन गैस बाहर निकल गई। सेम इसी तरीके से हाइड्रोजन के ऊपर पॉजिटिव आयन था तो ये नेगेटिव रॉड की तरफ से बाहर निकल गई, तो यहाँ से ये हाइड्रोजन गैस बाहर निकल गई। तो ये इस तरीके से आपको फिगर बनाना है, बिल्कुल सिंपल सा था।
मैंने एक एक करके आपको बता दिया कि पहले आपको क्या बनाना होगा फिर क्या। अब एक क्वेश्चन यहाँ पे और बनता है एमसीक्यू की तरफ, जब हम सोडियम हाइड्रोक्साइड को बनाते हैं तो उसमें एनोड की तरफ से कौन सी गैस निकलती है, तो आपको याद रखना पड़ेगा यहां से आपका क्लोरीन गैस निकलता है। और सेम ऐसे ही एमसीक्यू बनेगा आपका कि कैथोड की तरफ से कौन सी गैस निकलती है सोडियम हाइड्रोक्साइड बनाने की विधि में, तो आपको याद रखना है यहाँ पे आपका हाइड्रोजन गैस बाहर निकलता है। तो ये चीजें आपको क्लियर हो गई और ये आपका 4 मार्क्स का क्वेश्चन आता है, तो आपको याद रखना है कि इसका कैसे कैसे क्या होता है। सबसे पहले एक बार मैं इस चीज को दोबारा से रिवाइज करना चाहता हूं कि क्लोर क्षार प्रक्रिया में क्या करते हैं। सबसे पहले इसका रासायनिक नाम क्या होता है, सोडियम हाइड्रोक्साइड। इसका सामान्य नाम क्या होता है, उसको हम बोलते हैं कास्टिक सोडा। तीसरा, इसकी या फिर इसका सूत्र क्या होता है वो आपको पता है, सोडियम हाइड्रोक्साइड का NaOH। और चौथी चीज इसमें इसको बनाते कैसे हैं, तो सिंपल सा है, जब सोडियम क्लोराइड को जली विलयन के साथ विद्युत धारा की उपस्थिति में अभिक्रिया करवाते हैं तो सोडियम हाइड्रोक्साइड का निर्माण होता है। और इस पूरी प्रक्रिया को क्लोर क्षार प्रक्रिया कहते हैं, क्योंकि इसमें एनोड की तरफ से क्लोरीन गैस और कैथोड की तरफ से हाइड्रोजन गैस बाहर निकलते हैं। इसके अलावा आपको ये फिगर बनाना आना चाहिए। इसको आप 1 से 2 बार प्रैक्टिस कर लेंगे तो आपका ये टॉपिक क्लियर हो जाएगा। और ये आपने देखा कि ये कितनी बार एग्जाम में आया, तो आपको ये तैयार करके पहले से रख लेना है। अगला जो आपका टॉपिक आता है वो है क्लोर क्षार प्रक्रिया में बनने वाले उत्पादों के उपयोग क्या है। जैसे इसमें कौन कौन से उत्पाद बने थे, यहाँ आपने पीछे ये देखा होगा कि इसमें उत्पाद कौन सा था, सोडियम हाइड्रोक्साइड, हाइड्रोजन गैस और क्लोरीन गैस। अब ये उत्पाद है तो आपको ये पता होना चाहिए कि इनका हम उपयोग कहाँ कहाँ करते हैं। तो वही चीज यहाँ पे लिखा है कि क्लोर क्षार प्रक्रिया में बनने वाले उत्पादों का उपयोग। जैसे इसमें आपको पता है कि इसमें कौन सी गैस बनी थी, यहाँ पे आपने देखा था कि हाइड्रोजन गैस बना था। यहाँ पे हम देख लेते हैं कि ये आपका हाइड्रोजन गैस है। तो हाइड्रोजन गैस का उपयोग कहाँ कहाँ करते हैं, तो सिंपल सा, इसका उपयोग हम लोग ईंधन बनाने में करते हैं। पहला उपयोग इसका क्या हो गया कि ईंधन बनाने में। दूसरा उपयोग इसका हो गया अमोनिया बनाने में, जिस आपको पता होगा कि अमोनिया का यूज जैसे आप खादों में करते हैं, खाद बनाने, उर्वरक, इन चीजों में, तो वही। और ईंधन बनाने में मतलब जैसे आपने सुना होगा कि परमाणु बम जो होता है उसके अंदर हाइड्रोजन गैस बनाई जाती है, तो इसका उपयोग हम और कहाँ करते हैं, इसका उपयोग हम ईंधन बनाने और अमोनिया बनाने में करते हैं। इसके अलावा आपने एक और गैस देखी थी, कौन सी, वो था आपका क्लोरीन गैस। क्लोरीन गैस का हम उपयोग कहाँ करते हैं, तो आपको दिख रहा होगा ये आपका क्लोरीन गैस जो कि एक उत्पाद के रूप में बना था। तो ये आपका हो गया, इसका क्या है कि ये यूज होता है CFC बनाने में। CFC का मतलब क्लोरोफ्लोरोकार्बन। इस CFC का फुल फॉर्म आपको याद रखना है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन। ये फुल फॉर्म है इसका, क्लोरोफ्लोरोकार्बन। तो इसका Cl मतलब क्लोरीन गैस का कहाँ बनता है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन में, जो कि आपको पता होगा कि ये आपका फ्रिज आपने रेफ्रिजरेटर जो सुना होगा उसमें ये गैस पाई जाती है। इसका अगला जो उपयोग है क्लोरीन गैस का, ये है आपका दूसरा, कीटाणु नाशक बनाने में, मतलब कीटाणुओं को मारने में जो बनता है उसमें हम लोग क्लोरीन गैस का उपयोग करते हैं। तीसरा है कि जल को शुद्ध करने में, ये गलत हो गया, यहाँ पे शुद्ध होगा। तो तीसरा जो होता है जल को शुद्ध बनाने में या जल को शुद्ध करने में। और चौथा जो है आपका वो है PVC बनाने में। कौन सा चौथा, PVC, जिसको बोलते हैं पॉली वाइनिल और क्लोराइड। तो इसको नीचे लिख देते हैं, पॉली वाइनिल क्लोराइड। ये आपका हो गया पॉलीवाइनिल क्लोराइड, इसको हम बोलते हैं पॉलीवाइनिल क्लोराइड है, ये इसका फुल फॉर्म है। और ये क्या होता है, जैसे आपने देखा होगा कि घरों में जो पाइप यूज होते हैं पानी को बाहर निकालने या पानी के कनेक्शन को देने की जो पाइप होती है वो आपका PVC के द्वारा बना होता है। अगला जो आपका
उत्पाद आपने देखा था कि जो अगला उत्पाद बना था वो आपका सोडियम हाइड्रोक्साइड था। तो ये हो गया आपका सोडियम हाइड्रोक्साइड। अब आपको पता होगा कि इसका उपयोग कहाँ कहाँ करते हैं। तो ये सोडियम हाइड्रोक्साइड एक क्षार है। तो क्षार जो होता है वो चिकना होता है, तो इसका उपयोग हम लोग साबुन बनाने में करते हैं, कागज के निर्माण में करते हैं। इसके अलावा तेल के शोधन में भी इसका उपयोग किया जाता है, और विरंजक बनाने में, विरंजक का मतलब एक ऐसा पदार्थ जो कपड़े के कलर को चेंज कर देता है। तो चौथा इसका उपयोग है विरंजक बनाने में। तो ये आपके जितने भी उत्पाद थे उसका उपयोग हो गया। अब क्लोर क्षार प्रक्रिया बिल्कुल अच्छे से समझ में आ गई होगी। क्लोर क्षार प्रक्रिया में रासायनिक नाम, सामान्य नाम, इसका रासायनिक सूत्र, बनाने की विधि, इसके अलावा और आपको पता होगा बनाते कैसे है। फिर इसका सचित्र मैंने आपको एक चित्र बना के दिखा दिया, और इसके जो उत्पाद थे उसका उपयोग कहाँ कहाँ है। तो आपने ये देख लिया कि इस क्वेश्चन में जो भी पूछा था, आप क्वेश्चन यहाँ पे देख रहे होंगे कि जस्ट एक मिनट, ये आपका लिखा है कि क्लोर क्षार प्रक्रिया से आप क्या समझते हैं, इससे प्राप्त उत्पाद के उपयोग को लिखिए। तो ये क्वेश्चन मैंने आपको सॉल्व करा दिया। और सोडियम हाइड्रोक्साइड के निर्माण का सचित्र वर्णन आप ये भी क्वेश्चन कर लेंगे। तो ये आपका क्लियर हो गया। अगला जो है आपका अगला जो क्वेश्चन कैसे पूछता है, अगला जो क्वेश्चन है वो आपको पूछता है सेम उसी तरीके से कि विरंजक चूर्ण को बनाने की विधि लिखिए, इसके भौतिक व रासायनिक गुणों का भी अध्ययन या फिर चर्चा कीजिए। तो ये आपका है पहला क्वेश्चन। सेम यही क्वेश्चन का आंसर, दोनों क्वेश्चन का आंसर एक ही लिखेंगे। दूसरा क्वेश्चन आपका क्या है, शुष्क बुझे हुए चूने पर क्लोरीन गैस की क्रिया कराने से प्राप्त यौगिक को रासायनिक समीकरण देते हुए समझाइए। तो क्वेश्चन या तो ऊपर वाला पूछे या तो नीचे वाला, दोनों का आंसर आपका सेम होगा। और आप ये देख रहे होंगे कि ये क्वेश्चन 2019, 2022, 2024 और 2025 में भी पूछा था। तो इसको भी हमें क्लोर क्षार प्रक्रिया की तरह अच्छे से समझना पड़ेगा। तो सबसे पहले इसको हम कहते हैं कि सबसे पहले जैसे उसमें हमने इसका रासायनिक नाम जाना था, तो यहाँ पे भी हमें रासायनिक नाम को जानना पड़ेगा। दूसरा इसका सामान्य नाम क्या होता है, और तीसरा इसका सूत्र क्या होता है। तो पहले हम इसके सूत्र को देखते हैं, वो क्या होता है। इसका सूत्र होता है कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड, मतलब CaOCl2, जिसको पढ़ते हैं कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। इसको मैं बगल में लिख देता हूं। बगल में क्यों, इसका रासायनिक नाम अभी हमें लिखना ही पड़ेगा, तो ये लिख लेते हैं। और आपने एक और नाम सुना होगा, ब्लीचिंग पाउडर। ब्लीचिंग पाउडर जो नाम होता है वो विरंजक चूर्ण को ही कहते हैं। तो इसका सामान्य नाम या तो ब्लीचिंग पाउडर आप लोग लिख लो या फिर विरंजक चूर्ण। तो दोनों यहाँ पे सामान्य नाम में लिख देता हूं। पहला आपका विरंजक चूर्ण, विरंजक चूर्ण, और दूसरा आपका होता है ब्लीचिंग पाउडर। ये आपका हो गया ब्लीचिंग पाउडर, लिख लेते हैं यहाँ पे ब्लीचिंग पाउडर। ये हो गया आपका इसका सामान्य नाम। सेम रासायनिक नाम इसी को पढ़ के उस पे लिख देते हैं। तो क्या होता है, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। क्या, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड, कैल्शियम, ये हो गया आपका कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। तो आपको यहाँ पे ये पता चल गया होगा कि इसका रासायनिक नाम क्या होता है, इसका सामान्य नाम क्या होता है, और इसका सूत्र क्या होता है। ये आपको ये तीन चीजें पहले क्लियर हो गई। सबसे पहले विरंजक चूर्ण का रासायनिक नाम कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड, दूसरा इसको कहते क्या, इसका सामान्य नाम विरंजक चूर्ण या फिर ब्लीचिंग पाउडर, और तीसरा आपको इसमें आपने देखा कि कैल्शियम, इसका क्या है, इसका सूत्र क्या होता है, CaOCl2। अब अगला चीज हम ये देखते हैं कि ये बनता कैसे है, या फिर इसकी इक्वेशन को हम लिखते कैसे हैं। तो आपको यहाँ पे दिख रहा होगा कि शुष्क बुझे चूने में क्लोरीन गैस की क्रिया कराने से विरंजक चूर्ण बनता है। सिंपल सा, क्या बोल रहा, शुष्क बुझे चूने में क्लोरीन गैस की जब हम लोग प्रक्रिया करवाते हैं तो विरंजक चूर्ण बनता है। तो आपको यहाँ पे किस किस चीज का फॉर्मूला आना चाहिए, शुष्क बुझे हुए चूने, दूसरा क्लोरीन गैस, और तीसरा आपको विरंजक चूर्ण मतलब कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। तो करवाते हैं इसकी क्रिया हम। तो कैसे ये होगा, सबसे पहले आपको शुष्क बुझे हुए चूने का फॉर्मूला पता होगा,
CaO, यहाँ पे Ca और यहाँ पे ब्रैकेट में OH और इसके नीचे बेस में क्या हो जाएगा 2। ये हो गया आपका शुष्क बुझा हुआ चूना, मतलब कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। और क्या बोला, जब इसकी क्रिया हम लोग किससे करवाते हैं, क्लोरीन गैस से। यहाँ पे क्या हो जाएगा Cl2, मतलब ये आपका हो गया क्लोरीन गैस। तो क्या बनेगा आपका विरंजक चूड़। विरंजक चूड़ का फॉर्मूला कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। ये आपका हो गया कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। मिला लेते हैं कि क्या ये समीकरण बैलेंस है, मतलब संतुलित है। यहाँ पे कैल्शियम 1 है तो यहाँ पे भी कैल्शियम 1 हो गया, और साथ ही साथ यहाँ पे आपको ऑक्सीजन यहाँ पे दो दिख रहा होगा, तो यहाँ पे ऑक्सीजन 1 है और क्लोरीन यहाँ पे 2, मतलब अभी आपका यहाँ पे क्या बचा, 1 ऑक्सीजन और 2 हाइड्रोजन। इसका मतलब कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड या फिर विरंजक चूड़ के साथ और क्या बनेगा, वो आपका बनेगा H2O, मतलब जल। तो सिंपल से इसकी बनाने की विधि क्या थी, जब शुष्क बुझे हुए चूने को क्लोरीन गैस के साथ हम लोग क्रिया करवाते हैं तो हमें विरंजक चूड़ साथ में जल मिलता है। ये हो गया कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जो कि शुष्क बुझा चूना होता है। और अगला क्लोरीन गैस, जब इसको हम लोग क्रिया करवाते हैं तो हमें क्या मिलता है, ब्लीचिंग पाउडर या फिर विरंजक चूड़। तो ये आपको समझ में आ गया होगा। इसको क्या बोलते हैं, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। ये कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ये आपका हो गया कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, और ये आपका हो गया कैल्शियम। ठीक, ये आपका कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ये क्लोरीन गैस, ये कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड, और ये आपका जल बन गया। तो ये हो गया विरंजक चूड़। रासायनिक नाम कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड, सामान्य नाम ब्लीचिंग पाउडर या फिर विरंजक चूड़। तीसरा इसका फॉर्मूला क्या होता है, CaOCl2 बनाने की विधि, ये मैंने आपके सामने लिख दी। अगला क्या है, आगे हम इसका देखेंगे कि इसका भौतिक गुण क्या होता है। तो यहाँ पे इसके भौतिक गुण लिखे गए हैं, जैसे यहाँ पे ये आपका लिखा है कि ये हल्के पीले रंग का होता है। जब हम लोग ब्लीचिंग पाउडर को लेते हैं तो वो आपको हल्के पीले रंग का दिखाई देता है। तो ये इसकी पहली विशेषता हो गई, इसकी पहली भौतिक गुण हो गई कि यह हल्के पीले रंग का दिखाई देता है। दूसरी चीज कि जब इसको जल के साथ हम लोग मिलाते हैं या फिर जल में इसका घोल बनाते हैं तो वो कैसा दिखता है, वो हमें दुधिया सा दिखता है। दुधिया का मतलब क्या हुआ, एक कोई बर्तन होगा, उसके जैसे ये आपका बर्तन हुआ और इसके अंदर जब पानी होता है और जब इसके अंदर हम लोग कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड या फिर ब्लीचिंग पाउडर को मिलाएंगे तो वो आपका व्हाइट कलर का दिखता है, या फिर व्हाइट कलर का मतलब सफेद दिखेगा, तो उसको हम बोलते हैं दुधिया सा दिखता है। तीसरी जो इसकी विशेषता है वो है कि इसमें से क्लोरीन गैस, सॉरी यहाँ पे 1 नहीं, यहाँ पे Cl या फिर क्लोरीन, यहाँ पे Cl2 की गंध आती है। जब आप इसको लोगे तो मतलब ब्लीचिंग पाउडर को, तो आपको क्लोरीन की गंध या फिर सुगंध हमें पता चलती है। चौथा जो है कि ये जल में अल्प विलेय होता है, मतलब ये जल में बहुत कम मिलता है या फिर बहुत कम घुल पाता है। अल्प का मतलब होता है थोड़ा, तो ये जल में कम घुल पाता है। तो इसके भौतिक गुण हो गए कि ये पीले रंग का होता है। अगला कि ये जब पानी में मिलता है तो दुधिया सा दिखता है। तीसरा इसमें क्लोरीन गैस की गंध आती है, और चौथा आपका कि ये जल में अल्प विलेय होता है। ये आपका भौतिक गुण हो गया। पांचवा सॉरी नहीं, ये आपका रासायनिक गुण, मतलब अब हम लोग विरंजक चूड़ यानी ब्लीचिंग पाउडर के रासायनिक गुण को देखते हैं कि क्या होता है। तो सबसे पहला इसका जो रासायनिक गुण है कि जब आप इसको पानी के साथ रिएक्शन कराओ और आप उसको गर्म करो तो ये क्या होता है। तो सिंपल सा आपको ये याद रखना है कि जब आप लोग इसको विरंजक चूड़ को, जिसका फॉर्मूला क्या होता है, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड, ये हो गया आपका कैल्शियम ऑक्सी और ये क्लोराइड, क्या बोल रहा है इसको, जब आप इसको विरंजक चूड़ को जल में, मतलब जल में मिलाते हैं यानी रिएक्शन करवाते हैं तो क्या होता है, और हमें रिएक्शन के टाइम क्या करना है, इसको हमें गर्म भी करना है। तो ये आपका गर्म, ये हो गया आपका सिंबल कि इसको हम लोग क्या कर रहे हैं, इसको हम हीट दे रहे हैं। तो
जल में विलय करके गर्म करने पर क्लोरीन गैस मुक्त होती है। तो हाँ ठीक है, यहाँ पे कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड मतलब जब इसको हम जल के साथ क्रिया करवाते हैं तो हमें क्या मिलता है, हमें सिंपल सी चीजें, ये अभी हमने पीछे रिएक्शन पढ़ी, तो हमें क्या मिलेगा, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, मतलब अभी पीछे आपने पढ़ा कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को शुष्क बुझा हुआ चूना कहते हैं, और साथ में आपको क्लोरीन गैस बाहर निकलती हुई दिखेगी। मतलब आपने ये पीछे अभी जस्ट पीछे आपने क्या देखा कि जब इसको हम बनाते कैसे हैं, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को क्लोरीन गैस के साथ क्रिया करवाने पर कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड और साथ में जल बनता है। लेकिन सेम इसी का जब हम अपोजिट करते हैं, क्या कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड में जब जल को मिलाते हैं और इसको हम हीट देते हैं तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड मतलब शुष्क बुझा हुआ चूना और साथ में क्लोरीन गैस हमें दोबारा से मिल जाती है। तो यही सेम उसी तरीके से जैसे आपने एक अभिक्रिया उत्क्रमणी पढ़ा होगा कि जब क्या होता है कि अभिकारक के मिलने से उत्पाद बनता है और जब उत्पाद को भी करते हैं तो उससे हमें दोबारा अभिकारक मिल जाता है। तो सेम उसी तरीके से इसकी क्रिया थी, ये इसी तरह अभिक्रिया हुआ था। अगला क्या बोल रहा, सबसे पहला आपने इसको H2O के साथ क्रिया करवाया और हीट दिया तो क्या मिला वो आपको पता चल गया। अगला है कि इसमें उष्मा का प्रभाव क्या होता है, तो सिंपल सा विरंजक चूड़, यहाँ पे पूर्ण नहीं रहेगा, यहाँ पे आपको बस केवल चूड़ यहाँ पे लिखा रहेगा, ये गलती से यहाँ पे टाइप हो गया कि विरंजक चूड़ को गर्म करने पर यह अपघटित होकर ऑक्सीजन तथा कैल्शियम क्लोराइड मतलब CaCl2 में बदल जाता है। तो उष्मा का प्रभाव क्या होगा कि जब कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड या फिर ब्लीचिंग पाउडर को हम लोग हीट देते हैं, उष्मा देते हैं, तो ये आपका कैल्शियम क्लोराइड साथ में ऑक्सीजन गैस में विघटित हो जाता है। तो इसको हम लोग लिखते हैं इक्वेशन के फॉर्म में, समीकरण इसका हम लिखते हैं सिंपल सा कि जब आप कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड को हीट देते हो मतलब आप इसको उष्मा देते हो तो ये क्या होता है, ये आपका सिंपल सा Ca मतलब कैल्शियम क्लोराइड में परिवर्तित हो जाता है, साथ में आपका ऑक्सीजन गैस बाहर निकलती है। तो सबसे पहले ये आपका इक्वेशन हो गया, जो ऊपर लिखा था कि उष्मा का प्रभाव पड़ने पे क्या होता है वही चीज आपका लिखा। तो अब इस समीकरण को देखते हैं कि ये संतुलित है या फिर नहीं है। यहाँ पे आपको कैल्शियम 1 दिख रहा होगा, तो यहाँ पे भी कैल्शियम 1 है, यहाँ पे कैल्शियम ऑक्सीजन 1 दिख रहा, लेकिन यहाँ पे ऑक्सीजन आपका 2 है, यहाँ पे क्लोरीन 2 दिख रहा, तो यहाँ पे क्लोरीन 2 है। इसका मतलब हमें ऑक्सीजन को डबल करने के लिए यहाँ पे हमें 2 से मल्टीप्लाई कर देना पड़ेगा। अब आपका कैल्शियम यहाँ पे 2 हो गया, ऑक्सीजन 2 हो गया, क्लोरीन 2 4 हो गया, जैसे 2 का 2 में मल्टीप्लाई हो गया 4, इसका मतलब हमें यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई कर देना पड़ेगा। अब ये आपका समीकरण संतुलित हो गया। तो ये इसके रासायनिक गुण कि जब आप कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड को जल के साथ क्रिया करवाते हो तो आपको कैल्शियम हाइड्रोक्साइड साथ में क्लोरीन गैस बाहर निकलती है, ये हो गया इसका पहला रासायनिक गुण। दूसरा क्या होता है कि जब कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड को आप हीट देते हो, उसको जब आप उष्मा देते हो तो वो कैल्शियम क्लोराइड और ऑक्सीजन गैस को बाहर निकालता है। तो ये आपका 2 इसका रासायनिक गुण हो गया। अब इसके बाद हम क्या पढ़ते हैं, इसके कुछ गुण अभी छूट चुके हैं, शायद इसके कुछ रासायनिक गुण यहाँ पे छूट रहे हैं, जिसको मैं आपको बता देता हूं। शायद इसमें वो स्लाइड ऐड नहीं हुई है तो मैं आपको वो बता दे रहा। तीसरा जो इसका रासायनिक गुण होता है वो मैं आपको बता दे रहा कि जब कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड को कार्बन डाइऑक्साइड गैस के साथ क्रिया करवाते हैं तो क्या होता है। सिंपल सा तीसरा पॉइंट आ जाएगा आपका कि तीसरा कि कार्बन डाइऑक्साइड के साथ क्रिया, मतलब जब ये इसको हम लोग कार्बन डाइऑक्साइड गैस के साथ क्रिया करवाएंगे तो फिर हमें क्या मिलेगा। तो इसको हम देखते हैं, ये इसमें लिखा नहीं गया था तो आप इसको देख लीजिए, मैं हाथ से लिख के आपको इसको दिखा दे रहा। सबसे पहले आपको क्या करना होगा, आपको कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड यहाँ पे लेना पड़ेगा, जो कि ये क्या होता
इसको आपको वही सेम चीज लेना पड़ेगा, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। जब आप इसको इसके साथ क्लोरीन गैस की क्रिया करवाते हो, सॉरी यहाँ पे क्लोरीन ना हो करके CO2 होगा, क्योंकि ऊपर अभी मैंने लिखा था कार्बन डाइऑक्साइड गैस के साथ जब क्रिया होगी तो यहाँ पे आपका CO2। तो इससे हमें मिलता क्या है, मतलब जब हम लोग कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड यानी ब्लीचिंग पाउडर का कार्बन डाइऑक्साइड के साथ क्रिया करवाते हैं तो हमें क्या मिलता है, तो इससे हमें मिलता है कैल्शियम कार्बोनेट। क्या मिलता है, कैल्शियम कार्बोनेट, और साथ में आपका क्लोरीन गैस। तो कैसे, क्या लिखेंगे यहाँ पे, कैल्शियम कार्बोनेट और साथ में क्लोरीन गैस निकलेगी, ये आपका निकल जाएगा। तो जब आपसे पूछेगा कि जब हम लोग ब्लीचिंग पाउडर का रिएक्शन कार्बन डाइऑक्साइड गैस के साथ करवाते हैं तो हमें क्या मिलता है, तो कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड मतलब ब्लीचिंग पाउडर की क्रिया जब हम लोग कार्बन डाइऑक्साइड के साथ कराते हैं तो हमें कैल्शियम कार्बोनेट और साथ ही में क्लोराइड गैस बाहर निकलती है। अब इसको हम देख लेते हैं कि ये इक्वेशन आपका बैलेंस है कि नहीं है। तो इस चीज को जब यहाँ पे क्या लिखा है कि कैल्शियम यानी कैल्शियम 1 है तो यहाँ पे भी कैल्शियम आपका 1 हो गया। यहाँ पे क्या बोलते, यहाँ पे जो आपका कार्बन है वो भी 1 है, ऑक्सीजन यहाँ पे कितने, 1 यहाँ पे ऑक्सीजन, 2 इधर, यहाँ पे 3 हो गए और Cl2 यहाँ पे आपका बैलेंस हो गया। तो यहाँ पे आपको लिख लेना पड़ेगा कि जब, लिख देता हूं कि जब विरंजक चूड़ की क्रिया CO2 से होती है तो क्या मिलता है, कैल्शियम कार्बोनेट। ये आपका कैल्शियम, ये हो गया कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम कार्बोनेट और क्लोरीन गैस मिलता या फिर मिलती है। तो आपको तीसरा ये समझ में आ गया कि इसका रासायनिक गुण क्या होता है, कि जब आप इसको कार्बन डाइऑक्साइड गैस के साथ क्रिया करवाते हो तो आपको कैल्शियम कार्बोनेट और साथ में क्लोरीन गैस बाहर निकलती हुई दिखती है। तो जब विरंजक चूड़ की क्रिया कार्बन डाइऑक्साइड से होती है तो कैल्शियम कार्बोनेट और क्लोरीन गैस मिलती है। तो ये आपका इसका तीसरा गुण हो गया। तो आपको यहाँ तक चीजें समझ में आ गई होंगी कि सबसे पहला जब जल के साथ क्रिया करवाते हैं तो क्या होता है, जब इसको हम उष्मा देते हैं तो क्या होता है। तीसरा आपका कार्बन डाइऑक्साइड गैस के साथ क्रिया करवाने पे हमें क्या मिलता है। इसका लास्ट जो गुण होता है वो है आपका कि जब विरंजन की क्रिया क्या होती है, मतलब इसका चौथा जो रासायनिक गुण है उसको हम बोलते हैं विरंजन की क्रिया। तो वो भी इसमें ऐड नहीं है तो हम इसको भी लिख के आपको दिखा देते हैं। यहाँ पे चौथा जो इसका गुण है वो आपको स्लाइड में ऐड नहीं है तो वो आप रहने दीजिए, उसको बाद में हम कभी समझा देंगे। इसके बाद हम ये देख लेते हैं कि इसका उपयोग कहाँ कहाँ होता है। 1 मिनट रुक जाइए यहाँ पे। हाँ, सबसे पहले अब अगला जो टॉपिक होगा वो ये होगा कि इसका उपयोग हम कहाँ करते हैं, मतलब जो विरंजक चूड़ होता है, ब्लीचिंग पाउडर होता है, उसका हम उपयोग कहाँ कहाँ करते हैं। जैसा कि आपको पता है कि जहां पे कीटाणु होते हैं या फिर इसको हम क्या करते हैं, कीटाणुओं को मारने के लिए ब्लीचिंग पाउडर का उपयोग करते हैं। तो पहली चीज आपको हो गया कीटाणु नाशक के रूप में हम इसका उपयोग करते हैं, तो पहला हो गया। दूसरा है कि जल को शुद्ध करने में, जब जल के अंदर अशुद्धियां मिल जाती है तो आपको पता है कि इसके अंदर हम लोग ब्लीचिंग पाउडर डालते हैं जिससे जल क्या हो जाता है, शुद्ध हो जाता है। अगला है कि क्लोरोफॉर्म के निर्माण में, जैसा आपको पता होगा, आपने मूवी में देखा होगा कि रुमाल पे बहुत सारे ऐसे लोग क्लोरोफॉर्म का यूज करते हैं और नाक पे सुंघा देते हैं
जिससे ये होता है कि व्यक्ति जो होता है वो बेहोश हो जाता है। तो क्लोरोफॉर्म उसी को बोलते हैं, वो आपको क्लोरोफॉर्म गैस होती है, जिसका फॉर्मूला जो होता है वो होता है, याद रखिएगा, CHCl3। ये क्लोरोफॉर्म का फॉर्मूला है। अगला जो है वो है चीनी को सफेद करने में। एक चीज याद रखिएगा कि ब्लीचिंग पाउडर का यूज हम लोग चीनी को सफेद करने में करते हैं। तो अगला जो उपयोग है इसका, कि हम लोग इसका उपयोग चीनी को सफेद करने में करते हैं। अब अगली चीज है जो रंग को उड़ाने में। रंग उड़ाने का मतलब, देखिए, जब भी कोई कलर्ड कपड़ा होता है, जब उसके कलर को हमें हटाना होता है, हम उसको क्या करते हैं, हम उसको ब्लीचिंग पाउडर के घोल में डाल देते हैं। वो जो मैंने अभी चौथी क्रिया आपको बताई, विरंजन की क्रिया, उसमें क्या होता है कि जब हम लोग क्या करते हैं कि विरंजक चूड़ का उपयोग करते हैं, तो कोई जो कलर्ड कपड़ा होता है वो आपका सफेद हो जाता है। वही चीज है यहाँ पे लिखा कि रंग उड़ाने में, मतलब कोई कपड़े के कलर को चेंज करना है तो हम उसको ब्लीचिंग पाउडर के साथ मतलब मिला देते हैं, तो वो क्या होता है, उसका कलर उड़ जाता है। मतलब ब्लीचिंग पाउडर के विलयन में डाल देते हैं तो उसका कलर उड़ जाता है। अगला जो है ऊन को सिकुड़ने से बचाने में, ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये 2025 के एग्जाम में आपका पूछा गया था कि कौन सा ऐसा पदार्थ है जो ऊन को सिकुड़ने से बचाता है। तो वो आपका होता है कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड, मतलब ब्लीचिंग पाउडर या फिर विरंजक चूड़। यहाँ पे आपको ये चीजें समझ में आ गई होंगी कि ब्लीचिंग पाउडर होता क्या है, रासायनिक नाम, रासायनिक सूत्र, सामान्य नाम, उसको बनाने की विधि, उसके ऊपर भौतिक उसके गुण क्या होते हैं, उसके रासायनिक गुण क्या होते हैं, जिसमें मैंने ये बताया कि जब आप उसको गर्म जल के साथ क्रिया कराओगे तो क्या होगा। इसके साथ ही साथ आपको ये पता चला कि उसमें उष्मा देने से क्या होता है। तीसरी चीज कार्बन डाइऑक्साइड गैस के साथ क्रिया करवाने पे, और चौथा विरंजन की क्रिया में बस यही होगा, जब हम किसी कलर्ड कपड़े को का रंग बदलना चाहते हैं, कलर उसके कलर को चेंज करना चाहते हैं, तो क्या होता है, हमें उसमें ब्लीचिंग पाउडर का या फिर ब्लीचिंग पाउडर के घोल का उपयोग करते हैं। इसके बाद मैंने इसमें ये बता, वो आपका रासायनिक गुण हो गया, और यूज में ये आपको मैंने ब्लीचिंग पाउडर के यूज को बता दिया। अगला जो टॉपिक है, जिस तरीके से आपके लिए क्लोर क्षार प्रक्रिया अच्छे से समझ में आ गया, आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट था, सेम उसी तरीके से ब्लीचिंग पाउडर। और अब जो अगला है वो है आपका खाने का सोडा, या फिर खाने वाला जो सोडा होता है, उसका आपको रासायनिक नाम, रासायनिक सूत्र और बनाने की क्या विधि आपको आनी चाहिए। साथ में क्वेश्चन में और क्या पूछता है, भौतिक व रासायनिक गुण को भी बताइए। या फिर इसी क्वेश्चन को सेम ऐसे ही पूछ सकता है, सोडियम कार्बोनेट के जलीय विलयन में कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रवाहित करके प्राप्त यौगिक को रासायनिक समीकरण के साथ बताइए। तो वो चीजें हैं, वही आपको देखना है। आज के लेक्चर के सारे क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये यूपी बोर्ड के क्लास 10th के साइंस के सब्जेक्ट में हर एक पेपर में, पेपर जो है कई सेट में होता है, तो हर एक सेट में अलग अलग टाइप से ये क्वेश्चन आपको पूछे जाते हैं, और ये 3 से 4 मार्क्स के होते हैं। तो हर एक क्वेश्चन को आपको अच्छे से पढ़ना है। मतलब आज की जो क्लास है उससे आपके बोर्ड एग्जाम में एक क्वेश्चन जरूर से जरूर आएगा, तो आपको ये अच्छे से समझना है। तो अगला जो है वो है खाने का सोडा, या फिर इसी को हम कहते हैं, इसका नाम होता है बेकिंग सोडा। देखिए यहाँ पे लिखा है खाने का सोडा या फिर बेकिंग सोडा। तो सबसे पहले इसके हम अणु सूत्र को जानते हैं या फिर रासायनिक सूत्र को जानते हैं। वो होता क्या है, वो होता है आपका NaHCO3। क्या होता है, NaHCO3, जिसको हम पढ़ते हैं सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, या फिर इसी का एक और नाम होता है सोडियम बाई कार्बोनेट। तो वो क्या हो जाएगा, इसका रासायनिक नाम हो जाएगा सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट या फिर सोडियम बाई कार्बोनेट। और इसका सामान्य नाम क्या हो गया, खाने का सोडा। तो यहां पे लिख देते हैं सामान्य नाम इसका खाने का सोडा, और इसका जो रासायनिक नाम होगा उसको बोलते हैं सोडियम सोडियम
हाइड्रोजन सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, ये आपका हाइड्रोजन कार्बोनेट या फिर इसी चीज को कहते हैं सोडियम बाइकार्बोनेट। तो यहाँ पे आपको हाइड्रोजन कार्बोनेट की जगह पे बाइकार्बोनेट भी आप इसको पढ़ सकते हो, कार्बोनेट। ये चीजें आपने यहाँ पे देख ली कि इसका रासायनिक नाम सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट या फिर सोडियम बाइकार्बोनेट, इसका सामान्य नाम खाने का सोडा, और तीसरा इसका अणुसूत्र क्या होता है NaHCO3। अब इसको हम बनाते कैसे हैं, तो क्या बोल रहा कि सोडियम कार्बोनेट के जलीय विलयन में कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रवाहित करके सोडियम बाइकार्बोनेट बनता है। सबसे पहले जो बनाने की विधि में आपको लिखा गया है बिल्कुल सेम वैसे वैसे हम जब बनाते जाएंगे तो हमें मिल जाएगा। तो देखते हैं इसको। सबसे पहले हमें सोडियम कार्बोनेट को देखना है। जस्ट एक मिनट। देखिए यहाँ पे जैसे आपको क्या बोल रहा, सोडियम कार्बोनेट के जलीय विलयन में कार्बन डाइऑक्साइड गैस को प्रवाहित करने पे हमें क्या मिलता है, सोडियम बाइकार्बोनेट। यहाँ पे जल हो गया और यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड गैस हो गई। तो आपको एक चीज पता होगी कि सोडियम कार्बोनेट की का जो सूत्र होता है वो होता है Na2CO3। तो वही हम यहाँ पे लिखते हैं Na, बेस में इसके 2 और ये आपका हो गया CO3 और यहाँ पे प्लस जल बोल रहा तो आपको यहाँ पे H2O लिख लेना पड़ेगा और कार्बन डाइऑक्साइड यहाँ पे हम इसको लिख लेते हैं। तो इससे हमें मिलता क्या है, सेम वही चीज जो ऊपर लिखी है, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट या सोडियम बाई कार्बोनेट। तो ये यहाँ पे हम लोग लिख लेते हैं सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। ये चीजें आपको यहाँ पे लिख लेनी है। तो आप देखिए यहाँ पे थोड़ा सा आप इक्वेशन को बैलेंस करते हैं। यहाँ पे सोडियम के 2 हैं, यहाँ पे सोडियम का 1 है, यहाँ पे कार्बन आपके 1 और 1 यहाँ पे 2 है, वहां पे 1 है, यहाँ पे ऑक्सीजन 3 और 4 और 2 ये 6 है, मतलब ऑक्सीजन इधर 6 है उधर 3 है, और यहाँ पे हाइड्रोजन आपका 2 है, वहां हाइड्रोजन 1 है। इसका मतलब जब आप उधर इस उत्पाद में आप यहाँ पे 2 का मल्टीप्लाई कर देते हैं तो ये आपका बैलेंस हो जाता है। जैसे यहाँ पे सोडियम 2 हो गया, कार्बन आपका यहाँ पे 2 था, वहां पे भी 2 हो गया, ऑक्सीजन इधर कितने हैं 6, तो उधर भी 6 हो गया, हाइड्रोजन भी 2 हो गया। तो आपको सिंपल से यहाँ पे दिख रहा होगा कि ये है आपका सोडियम कार्बोनेट। तो आप इसको लिख लीजिए यहाँ पे सोडियम कार्बोनेट। मतलब सोडियम कार्बोनेट को जब हम लोग जल और कार्बन डाइऑक्साइड गैस के साथ क्रिया करवाते हैं तो आपको सोडियम बाई कार्बोनेट मिलता है। आगे हम देखते हैं कि इसके भौतिक गुण और रासायनिक गुण क्या होते हैं। तो सिंपल सा है कि सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट एक सफेद क्रिस्टली ठोस होता है। इसका मतलब ये कोई जैसे आपको किसी प्लेट होता है उसमें जो व्हाइट व्हाइट सी मान लीजिए चीनी रखी गई है, तो ये जो छोटे छोटे दानेदार सा फॉर्म होता है इसी को हम लोग बोलते हैं क्रिस्टली ठोस, मतलब दानेदार। तो ये इसका भौतिक गुण हो गया। अगला इसका जो पॉइंट है कि यह जल में विलय होता है, मतलब जो आपका सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट होता है यानी खाने का सोडा होता है या बेकिंग सोडा, वो जल में विलय होता है। अगला चीज है, अब इसके ये भौतिक गुण हो गए, अब हमें इसके रासायनिक गुण को देखना है। सबसे पहले उष्मा का प्रभाव, तो इसके रासायनिक गुण को हम देखते हैं। यहाँ पे पहला है, ये आपको यहाँ पे ये पहला इसके रासायनिक गुण यहाँ पे दिए गए हैं। पहला आपका उष्मा का प्रभाव, मतलब जब आपका यहाँ पे ये यहाँ पे 3 होगा इसके बेस में, तो जब सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट या सोडियम बाइकार्बोनेट को 100 डिग्री सेल्सियस पे हम लोग गर्म करते हैं तो हमें सोडियम कार्बोनेट मिलता है। तो वही चीज हम यहाँ पे लिख लेते हैं कि जब ये हो गया आपका सोडियम बाइकार्बोनेट, जब इसको हम लोग हीट देते हैं, मतलब कितने डिग्री पे 100 डिग्री सेल्सियस पे हीट देंगे, तो ये आपका सोडियम और बाइकार्बोनेट में टूट
जाता है। तो ये आपका हो गया यहाँ पे, ये हो गया आपका सोडियम बाइकार्बोनेट। सॉरी यहाँ पे ये आपका गलत हो गया, इसको जब आप सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट को 100 डिग्री सेल्सियस पे आप जब इसको ब्रेक करते हो तो यहाँ पे आपको सोडियम कार्बोनेट साथ में जल और कार्बन डाइऑक्साइड गैस मिलती है, जो कि आपको आप यहाँ पीछे देखे हैं किसका निर्माण कैसे हुआ, सोडियम बाइकार्बोनेट या फिर सोडियम कार्बोनेट के और साथ में जल और यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड से मिलने से ये बनता है। सेम यही चीजें आपको दोबारा से यहाँ पे लिख देनी है कि जब हम 100 डिग्री सेल्सियस पे करते हैं तो ये हो जाएगा आपका Na2CO3 प्लस यहाँ पे जल बनेगा और यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलेगी। बैलेंस कर देते हैं यहाँ पे, जैसे यहाँ पीछे हमने यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई किया था तो यहाँ पे आपका 2 से मल्टीप्लाई हो गया। इसके बाद जब हम लोग सोडियम बाइकार्बोनेट को अम्ल के साथ क्रिया करवाते हैं तो हमें क्या मिलता है, जैसे यहाँ पे हम देखते हैं कि जब सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट को हम किसी अम्ल के साथ, जैसे HCl आपका एक अम्ल है, जब इसके साथ हम लोग क्रिया करवाएंगे तो हमें क्या मिलेगा, हमें एक लवण मिलेगा जो जिसका नाम क्या होगा, सोडियम क्लोराइड। अब इसके बाद आपको दिख रहा होगा यहाँ पे क्या बच रहा, सोडियम क्लोराइड और यहाँ पे H2CO3 जिसको हम लोग बोलते हैं कार्बोनिक अम्ल। क्या बचा आपका यहाँ पे H2CO3, इसका नाम होता है कार्बोनिक अम्ल। ये हो गया कार्बोनिक अम्ल। आपको ये बताना चाहूंगा कि कार्बोनिक अम्ल जो होता है ये एक अस्थायी यौगिक है जो ये कोशिश करता है कि वो बार बार टूटता चला जाए। तो ये जब टूटेगा आपका तो ये आपका बनता है H2O और यहाँ पे ये CO2, तो यही बनेगा आपका सोडियम क्लोराइड के बाद H2O और ये आपका बन जाएगा CO2। मतलब जब इसको हम लोग अम्लों के साथ क्रिया करवाते हैं तो हमें लवण साथ में जल और कार्बन डाइऑक्साइड गैस मिलती है। अगला है कि जल अपघटन। अब अगला है कि जल अपघटन क्या होता है, इसका मतलब जब इसको हम जल के साथ क्रिया करवाते हैं तो हमें क्या मिलता है। देखते हैं कि जब इसमें लिखा है कि सोडियम बाइकार्बोनेट या फिर सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, इसका जब हम लोग जल के साथ क्रिया करवाते हैं तो हमें क्षारीय विलयन का निर्माण होता है। देखिए यहाँ पे N क्रिया करवाते हैं, यहाँ पे सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट का जब हम लोग जल के साथ क्रिया करवाते हैं तो हमें एक क्षार मिलता है जिसका नाम होता है सोडियम हाइड्रोक्साइड। यहाँ से सोडियम चला गया, यहाँ से एक O चला गया, यहाँ से H चला गया। अब इसके बाद आपका क्या बचा, यहाँ पे आपको एक मिलता है H2O और CO2 मतलब कार्बन डाइऑक्साइड गैस मिलती है, क्योंकि सोडियम और यहाँ से OH निकल गया तो ये हो गया। अब आपका यहाँ पे एक हाइड्रोजन बचा, यहाँ पे 2, इसका मतलब दोबारा से H2CO3 जिसको हम बोलते हैं कार्बोनिक अम्ल, ये फिर आपको पता है कि एक अस्थायी अम्ल होता है जो बार बार टूटना पसंद करता है या फिर ये बार बार टूटने की कोशिश करता है, जो बाद में H2O और CO3 के फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है। तो वही चीजें आपको यहाँ पे मैंने लिख के दिखा दी। पहला आपको ये भौतिक गुण और रासायनिक गुण समझ में आ गया होगा। अब आगे हम देखते हैं, आगे है कि हम लोग सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट या सोडियम बाइकार्बोनेट का उपयोग हम कहाँ करते हैं, मतलब बेकिंग सोडा या फिर खाने का सोडा हम लोग उपयोग कहाँ करते हैं। तो सबसे पहले इसका उपयोग सोडा अम्ल या फिर अग्निशामक में करते हैं। याद रखिएगा कि जब भी अग्निशामक एक ऐसा जो भी यंत्र है उसके अंदर हमेशा हमें कार्बन डाइऑक्साइड की जरूरत होती है। और आपको पता है कि जब सोडियम बाइकार्बोनेट को हम लोग रिएक्शन करवाते हैं जल के साथ तो हमें कार्बन डाइऑक्साइड गैस जरूर मिलती है। या फिर जब भी आप सोडियम बाइकार्बोनेट को रिएक्शन आपने देखा पीछे कि जब जब करवा रहे थे तो हमें कार्बन डाइऑक्साइड गैस मिल रही थी, तो वो आपका यूज होगा अग्निशामक में। आगे बोला कि पेट की अम्लीयता को दूर करने के लिए, तो दूसरा आपका हो जाएगा पेट की अम्लीयता को दूर करने के लिए। जैसे आपको पता है कि खाने के सोडे को हम लोग यूज करेंगे तो वो जा करके HCl के साथ रिएक्शन करके क्षार बना, मतलब जैसे हमारे पेट में खाने के बाद
एसिडिटी जैसे हो जाती है, तो जब हम खाने के सोडे का उपयोग करेंगे तो वो अंदर जाएगा और क्षार बनाता है। जैसे आपने पीछे देखा NaOH मतलब सोडियम हाइड्रोक्साइड, तो वो क्या करता है, हमारे पेट के अंदर जो एसिडिटी होती है उसको वो न्यूट्रल करने में हेल्प करता है। तो यही चीज है। तीसरा है कि झाग वाले पेय, यहाँ पे पेय होगा, पेय पदार्थ बनाने में। चौथा, कच्चे दूध को फटने से बचाने में। कैसे? क्योंकि कच्चा दूध जब फटता है तो मतलब उसकी अम्लीयता बढ़ गई। जब उसके अंदर हम लोग सोडियम बाइकार्बोनेट का उपयोग करेंगे तो वो उसको क्षार के साथ उदासीन बनाने में मदद करता है, जिससे वो ज्यादा टाइम तक सेफ रहता है। पांचवा जो है कि सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट का उपयोग केक, पावरोटी को मुलायम, स्पंजी और फुलाने में करते हैं। तो ये इसका पांचवा उपयोग हो गया कि सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट का उपयोग हम कैसे कैसे करते हैं। तो यहाँ तक आपको चीजें समझ में आ गई होगी। अब अगला जो 2 टॉपिक बचा है आपका, वो है धावन सोडा और ठीक है। अगला जो आपका टॉपिक आता है वो है धावन सोडा। आपके एग्जाम में कैसे क्वेश्चन पूछता है, सेम वैसे ही जैसे धावन सोडा का रासायनिक नाम, रासायनिक सूत्र, बनाने की विधि, ये सारी चीजें आपसे पूछता है। और या फिर क्वेश्चन कैसे, सोडियम हाइड्रोक्साइड के विलयन में CO2 गैस प्रवाहित करने पर प्राप्त यौगिक के रासायनिक समीकरण, मतलब सेम वैसे ही क्वेश्चन पूछता है। तो हमें इसको कैसे करना होता है, देखिए यहाँ ध्यान से। इसको हम लोग बोलते हैं धावन सोडा को धोने का सोडा। तो क्वेश्चन आपको समझ में आ गया। सेम ऐसे ही इसका हमें रासायनिक नाम, सामान्य नाम, रासायनिक सूत्र और इसको बनाने की विधि को जानना पड़ेगा। इससे पहले मैं आपको कुछ चीजें बताता हूँ। जैसे आपने केमिस्ट्री में पढ़ा होगा कभी कि जब 1 होता है तो उसको हम लोग मोनो, 2 होगा तो इसको हम लोग बाई, और 3 होगा तो आप इसको ट्राई, 4 होगा तो टेट्रा, 5 होगा तो पिंटा। आपने ऐसे सुना होगा। सेम ऐसे ही अगर 10 आता है तो आप इसको डेका बोलते हो। अगर हाफ आता है, हाफ मतलब 1/2, तो आप इसको हेमी बोलते हो। ये चीजें आप इसको याद रखिएगा, अभी ये इसका यूज होगा। तो सबसे पहले हम लोग धोने के सोडे का अणु सूत्र जान लेते हैं। वो होता है Na2CO3 और इंटू 10H2O। इसको याद रख लेते हैं, क्या होगा, Na2CO3 इंटू, इसको बोलते हैं इंटू 10H2O। ये हो गया। इसको पढ़ेंगे कैसे, सोडियम बाई कार्बोनेट या फिर इसको कैसे बोलेंगे, सोडियम कार्बोनेट, और 10 को बोलेंगे डेका, H2O को बोलेंगे हाइड्रेट। तो यहाँ पे इसको लिख लेते हैं, सोडियम कार्बोनेट इंटू कर देंगे वहां पे 10, या फिर 10 नहीं बोलेंगे वहां पे, हम इसको बोलेंगे डेका, और H2O को बोलेंगे हाइड्रेट। तो लिख लेते हैं यहाँ पे सोडियम कार्बोनेट, सोडियम कार्बोनेट, यहाँ पे इंटू रहेगा, और यहाँ पे 10 को लिखेंगे डेका, और H2O को लिखेंगे हाइड्रेट। ये हो गया आपका हाइड्रेट। और इसका जो सामान्य नाम है वो तो आपको पता है कि इसको हम लोग बोलते हैं धावन सोडा या फिर धोने का सोडा। तो वही चीजें यहाँ पे भी हो जाएंगी, धोने का सोडा। ये हो गया आपका धोने का सोडा। ये हो गया सोडा। तो ये इसका सामान्य नाम हो गया धोने का सोडा, रासायनिक नाम सोडियम कार्बोनेट, डेका इंटू डेका हाइड्रेट, और इसका ये अणु सूत्र हो गया। अब इसको बनाने की विधि, मतलब इसको बनाते कैसे हैं, बोल रहा कि सोडियम हाइड्रोक्साइड की विलयन में कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रवाहित करके हमें सोडा या फिर धावन सोडा बनाते हैं। मतलब आपको सोडियम हाइड्रोक्साइड को जब आप जल में मिलाएंगे और साथ में कार्बन डाइऑक्साइड गैस के साथ आप लोग क्रिया करवाओगे तो आपको क्या मिलता है, आपको धोने का सोडा प्राप्त होता है। तो इसको हम लोग करते हैं, देखिए ध्यान से कैसे लिखेंगे इस चीज को हम लोग। यहाँ पे सोडियम हाइड्रोक्साइड और क्या बोल रहा,
इसमें हम लोग जब कार्बन डाइऑक्साइड गैस को मिलाते हैं तो हमें क्या मिलता है, हमें मिलता है Na2CO3 और यहाँ पे इंटू 10H2O, ये हमें यहाँ पे प्राप्त होता है। अब आपको दिख रहा होगा यहाँ पे कि सोडियम यहाँ पे 2 है, तो यहाँ पे भी आपको 2 से मल्टीप्लाई कर देना पड़ेगा। और यहाँ पे आपको क्या दिखा, ऑक्सीजन 2, तो वहाँ पे भी ऑक्सीजन हो गया, यहाँ पे हाइड्रोजन, यहाँ पे सी, यहाँ पे एक 2 ऑक्सीजन था, यहाँ पे एक 3, तो ये CO3 हो गया। बचा यहाँ पे H2, यानी यहाँ पे ये चीजें थोड़ी सी यहाँ पे गलत हो रही, तो इसको हम बाद में बताते हैं, पहले आगे का थोड़ा सा हम देख लेते हैं उसे। लेकिन आपको एक चीज याद रखनी है कि यहाँ पे सोडियम हाइड्रोक्साइड के विलयन में कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रवाहित करने पे हमें धामन सोडा मिलता है। इस अभिक्रिया से प्राप्त विलयन को ठंडा करने पे हमें सोडियम कार्बोनेट के क्रिस्टल में Na2CO3 इंटू 10H2O मिलता है। मतलब यहाँ पे आपको क्या होगा कि पहले आपको यहाँ रिएक्शन करा के इतना लिखना पड़ेगा, और ये 10H2O हमें कब मिलता है, ये हमें तब मिलेगा जब ये विलयन ठंडा हो जाएगा तब। तो यहाँ पे इस चीज को हम देख लिए कि यहाँ पे H2O, और ये एक चीज और याद रखिएगा कि यहाँ पे 10 तो कब मिलेगा, 10H2O कब होगा, जब ये ठंडा होगा तब। लेकिन रिएक्शन कराते टाइम ये ठंडा नहीं होगा, तो ठंडा नहीं रहा होता है, तो इस चीज के यहाँ पे हम लोग 10 नहीं लिख करके यहाँ पे लिखते हैं प्लस 10H, सॉरी 10 नहीं रहेगा, यहाँ पे H2O रहेगा। तो अब एक बार फिर से मिलाते हैं, देखते हैं कि कहाँ पे यहाँ गलत हो रहा। यहाँ पे 2 सोडियम हो गया, यहाँ पे भी 2 सोडियम, यहाँ पे कार्बन 1 हो गया, तो वहां पे भी कार्बन 1 हो गया। ऑक्सीजन आपका यहाँ पे 3 हो गया, तो ये भी आपका ऑक्सीजन वहां पे 3 हो गया। यहाँ पे ये कहीं गलत हो रहा, इसको हम देखते हैं, बाद में हम बताते हैं इस चीज को। उससे पहले हम इसके तब तक भौतिक गुण को देख लेते हैं। बोल रहा कि यह धावन सोडा जो होता है वो सफेद रंग का क्रिस्टल होता है। जैसे आपने देखा होगा कि धोने का जो सोडा होता है पैकेट में जो आता है वो छोटे छोटे क्रिस्टल के फॉर्म में होता है, तो इसीलिए ये लिखा है कि यह सफेद रंग का क्रिस्टल होता है जिसका गलनांक लगभग 850 डिग्री सेल्सियस होता है। मतलब गलनांक का मतलब क्या होता है, जिसपे वो गलता है या फिर जिसपे वो गले, इस चीज को हम बोलते हैं इसका गलनांक। अगला है यह जल में घुलकर उष्मा देता है। इसका मतलब क्या हुआ, जैसे आप कभी सोडा को या फिर जो धोने वाला सोडा होगा उसको हाथ में लेके आप पानी के अंदर डालिएगा तो आपको ऐसा लगेगा कि उसमें से हीट निकल रही है। अगला जो है निर्जल सोडियम कार्बोनेट पूर्ण अवस्था में होता है जिसे सोडा क्षार कहते हैं। इसका मतलब क्या हुआ, अगली जो चीज है आपकी वो क्या बोल रहा, पहला इसमें सबसे पहले कि इसके भौतिक गुण में बोल रहा कि निर्जल सोडियम कार्बोनेट पूर्ण अवस्था में होता है जिसे सोडा क्षार कहते हैं। सोडियम कार्बोनेट पूर्ण अवस्था में होता है जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, इसे बोल रहा कि इसे सोडा क्षार बोलते हैं। आप इस चीज को याद रखिएगा कि निर्जल सोडियम कार्बोनेट, मतलब निर्जल का मतलब क्या हुआ कि जब सोडियम कार्बोनेट के अंदर जल नहीं मिला होता है तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, उसको हम लोग बोलते हैं निर्जल सोडियम कार्बोनेट, और इसी का एक और नाम है सोडा क्षार। अगला जो बोल रहा है कि प्रयोगशाला में ये कैसा होता है, ये अभिकर्मक के रूप में होता है। तो ये आपको इसके भौतिक गुण कुछ दिख गए। आगे आप देखिएगा कि इसके कुछ रासायनिक गुण क्या क्या है। एक चीज और आप यहाँ पे याद रखिएगा कि इसको हम लोग सोडा एस के भी नाम से जानते हैं। ये आपका हो गया सोडा एस, ये भी आप याद रखिएगा। आगे है इसका रासायनिक गुण, हमें देखना है कि इसके रासायनिक गुण क्या होते हैं। तो बोल रहा उष्मा का अभाव, या सॉरी यहाँ पे उष्मा का अभाव नहीं, यहाँ पे उष्मा का प्रभाव होगा, ये गलत यहाँ पे लिख गया। बोला कि सोडियम कार्बोनेट को खुला छोड़ने पर इसके जल के अणु निकलते हैं जबकि अधिक गर्म करने पर यह निर्जल हो जाता है। मतलब सोडियम कार्बोनेट को जब हम लोग खुला छोड़ देते हैं तो उसके अंदर हमें जल के अणु दिखाई देते हैं, लेकिन जब इसको हम लोग ज्यादा गर्म कर देते हैं तो इसके अंदर जो पानी होता है वो बाहर निकल जाता है और ये निर्जल हो जाता है। निर्जल का मतलब इसके अंदर जल नहीं होता है। कैसे,
ये हम लिख के यहाँ पे दिखा दे रहे हैं। जैसे यहाँ पे धावन सोडा का यहाँ पे Na2CO3 × 10H2 वो यहाँ पे रहेगा। और जब हम लोग इसको 100 डिग्री सेल्सियस पे यहाँ पे हम लोग गर्म करते हैं तो हमें क्या मिल जाता है, इसमें हमें यहाँ पे Na2 यहाँ पे हमें Na2CO3 × H2O और साथ में 9H2O, ये क्या होता है, ये आपका बाहर निकल जाता है, मतलब ये निर्जल हो जाता है। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं कि ये क्या हो रहा, अभी भी ये पूरा निर्जल नहीं हुआ है, अभी यहाँ पे हम लोग बस केवल 100 डिग्री सेल्सियस पे किए हैं। लेकिन जब हम लोग इस चीज को दोबारा और ज्यादा करते हैं, मतलब और ज्यादा इसको हीट देते हैं, तो क्या होता है वहां पे, जब इसको हम लोग जैसे 100 डिग्री सेल्सियस की जगह पे 200 डिग्री सेल्सियस कर देते हैं, तो उससे क्या होता है, इसमें बचा हुआ जो भी पानी होता है वो और बाहर निकल जाता है। जैसे यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, Na2CO3 यहाँ पे O रहेगा, और यहाँ पे जो क्या बचा आपका, यहाँ पे H2O, ये जब आप इसको 200 डिग्री सेल्सियस पे करोगे तो ये क्या होगा, बस केवल आपका सोडियम कार्बोनेट आपका बचेगा। तो इसी को बोलते हैं, ये क्या है, आपका निर्जल है, जिसे सोडा क्षार भी कहते हैं। ये आपका निर्जल आ गया, इस चीज को कहते हैं। आगे बोला, सोडियम कार्बोनेट के जली विलयन में कार्बन डाइऑक्साइड प्रवाहित करने पर सोडियम कार्बोनेट का निर्माण होता है। तो बस सोडियम कार्बोनेट यहाँ पे 3 रहेगा, आप इसको देख लीजिए कैसे। जब आप यहाँ पे सोडियम, ये आपका हो गया, और जब आप इसको इसके साथ क्या ये लिखा है कि कार्बन डाइऑक्साइड के साथ क्रिया करवाने पर सोडियम कार्बोनेट, जब इसमें हम क्रिया करवाएंगे तो हमें क्या मिलता है, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। तो इसको हम लोग क्रिया करवाते हैं यहाँ पे, तो ये हो गया। और इसके साथ जब आप जल को मिलाते हैं और साथ ही साथ यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड गैस के साथ भी क्रिया करवाएंगे तो आपको सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट की प्राप्ति होती है। तो ये हो गया। अब इसमें हमने जो यहाँ पे आपका ये जो धावन सोडा था उसका भी टॉपिक खत्म हो गया कि धावन सोडा होता क्या है, उसके रासायनिक नाम, उसको बनाने की विधि, उसके भौतिक गुण, रासायनिक गुण, ये चीजें आपको खत्म हो गई। उसमें थोड़ा सा उसको जो आपको डाउट है कि बनाने की विधि का इक्वेशन सही से नहीं हो पाया, उसको मैं बाद में आपको बता दूंगा। तो इसके बाद हम इसका उपयोग देखते हैं कि ये जल की कठोरता को दूर करता है, ये आग बुझाने में काम करता है, उसमें भी कार्बन डाइऑक्साइड गैस मिली थी, पेट्रोलियम के शोधन में, साबुन बनाने में, रंजक बनाने में, और ये बोला कि सफेद पेंट बनाने में भी ये हेल्प करता है। लास्ट है आपका जो टॉपिक, वो है आपका प्लास्टर ऑफ पेरिस। सेम वही चीजें है, वैसे ही क्वेश्चन पूछेगा, तो आप इसको भी देख लीजिए। आगे बोल रहा है कि इसका प्लास्टर ऑफ पेरिस है, इसका रासायनिक नाम क्या होता है, इसका रासायनिक सूत्र क्या होता है, ये चीजें हमें देखनी है। तो इसका जो रासायनिक सूत्र होता है वो होता है आपका कैल्शियम सल्फेट इंटू हाफ H2O। तो पढ़ेंगे कैसे इसको, कैल्शियम सल्फेट इंटू हेमी हाइड्रेट। जैसे 1/2 को मैंने अभी आपको बताया था कि इसको हम लोग हेमी कहते हैं, तो यहाँ पे लिख लेंगे कैल्शियम ये हो जाएगा आपका सल्फेट इंटू हेमी हाइड्रेट। ये आपका हो गया, इसको बोलेंगे कैल्शियम सल्फेट इंटू हेमी हाइड्रेट। इसको, इस चीज को हम बोलते हैं, ये क्या है, ये है आपका जिप्सम। जब इसको आप क्या कर ये आपका हो गया, सॉरी यहाँ पे ये आप इसका रासायनिक सूत्र हो गया। और इसको बोल रहा कि जब आप इस कैसे बनाते हैं, जब जिप्सम को 100 डिग्री सेल्सियस पे हम लोग गर्म करते हैं तो प्लास्टर ऑफ पेरिस बनता है। तो कैसे बनता है ये उसको हम देखते हैं। यहाँ पे कैल्शियम सल्फेट, और जब इसके साथ हम लोग क्या करते हैं 2H2O, ये क्या है, ये यही आपका है जिप्सम। इस चीज को हम कहते हैं ये है आपका जिप्सम। जब इसको हम लोग गर्म करते हैं 100 डिग्री सेल्सियस पे तो क्या होता है,
इससे हमें कैल्शियम सल्फेट इंटू या फिर हेमीहाइड्रेट मिलता है, जैसे कैल्शियम सल्फेट इंटू हेमीहाइड्रेट मतलब H2O हो गया। और साथ में यहाँ पे आपको पता है टू को अगर हम 4 पार्ट में डिवाइड करें तो 1/2 मतलब हमें बचेगा 3/2 H2O। ये आपका हो गया H2O। तो ये आपको यहाँ पे बनता हुआ दिख गया होगा। आगे आगे हम देखते हैं कि उष्मा का प्रभाव, जब इसको हम लोग 200 डिग्री सेल्सियस पे क्या करेंगे, जब 200 डिग्री सेल्सियस पे हम इसको गर्म करते हैं, जब इसको हम लोग 200 डिग्री सेल्सियस पे गर्म करते हैं तो हमें क्या मिलता है, हमें मिलेगा, देखते हैं क्या मिलेगा हमें यहाँ पे। ये हो गया आपका कैल्शियम सल्फेट इंटू 3/2 H2O। जब इसको हम लोग 200 डिग्री सेल्सियस पे गर्म करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, हमें मिलेगा ये कैल्शियम सल्फेट और यहाँ पे साथ में 1/2 H2O। और इसका उपयोग कहाँ करते हैं, इसका उपयोग टूटी हड्डियों को जोड़ने के लिए, खिलौनों या फिर मूर्तियों को बनाने के लिए, घरों को अलंकृत करने के लिए और साथ में चाक बनाने के लिए इसका उपयोग हम करते हैं। ये चैप्टर आपका क्लियर हो गया। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है तो आप इसको लाइक करिए, इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, जिससे हम आपको आने वाले टाइम में और भी वीडियो दे सकें। तब तक के लिए धन्यवाद। हो गया।